नंबर 5 मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। इसमें आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर काम करना सीखो। काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है ये, आपको आइसोलेटेड सिस्टम की तरफ आप शिफ्ट करेगा, जिसका एक सवाल जरूर मिलता है टेस्ट के अंदर। अच्छा, आइसोलेटेड सिस्टम वो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका, जिसमें हम लोग सारे के सारे केसेस जिसमें आ जाएंगे, मोमेंटम कंजर्वेशन के एवरीथिंग, जिसमें गन बुलेट, मैन प्लैंक सिस्टम, जिसमें आपका एक्सप्लोजन का केस, तो वो सारे केसेस हमारे आगे बनने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल पहले मैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के कंसेप्ट को सिखा रहा हूँ। अब देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, तो ये मान लो सिस्टम ऑफ पार्टिकल है, और इस सिस्टम के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, m1 m2 एंड अप टू सो ऑन m3 mn। सब पार्टिकल अपने अपने मूव कर रहे हैं। ये v1 से चल रहा है, ये कहीं v2 से चल रहा है, ये v3 से चल रहा है, ये इधर vn से चल रहा है, और हमें फाइंड आउट करना है वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो इस पूरे सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास है, मान लो ये जगह इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास है, तो हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है। तो अगर आप वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना चाहते हो, तो VCOM निकालने का जो हमारा स्टैंडर्ड तरीका होता है वो होता है, आप हर पार्टिकल की वेलोसिटी मास के साथ मल्टीप्लाई करो, तो m1v1 प्लस m2v2 एंड अप टू सो ऑन mn/vn डिवाइडेड बाय सिस्टम का टोटल मास m1 प्लस m2 प्लस अप टू सो ऑन mn। अब जरा चेक करना, m1v1 हो गया हमारे पार्टिकल नंबर 1 का मोमेंटम, ठीक है ना, मास इनटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट। m2v2 हो गया दूसरे पार्टिकल का मोमेंटम, एंड सब टू सो ऑन mn/vn हो गया अपने लास्ट पार्टिकल का मोमेंटम। तो ये हो गया सिस्टम का टोटल मास। तो इसको मैं इधर कर दे रहा हूँ शिफ्ट। वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का तो फॉर्मूला आ गया। अब मॉडिफिकेशन से स्टार्ट करते हैं। m हो गया सिस्टम का टोटल मास, तो मास ऑफ सिस्टम इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ सिस्टम इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2 एंड अप टू सो ऑन mn/vn। m इंटू VCO ये हो गया लीनियर मोमेंटम ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस अप टू सो ऑन Pn। तो हमारे पास एक थ्योरम आई, और उस थ्योरम से सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आई कि सेंटर ऑफ मास वो जगह होती है जहां हर पार्टिकल का रिजल्टेंट मोमेंटम कंसंट्रेटेड होता है। यानी सेंटर ऑफ मास आप ये नहीं कह सकते पार्टिकल 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है, पार्टिकल 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम को रिप्रेजेंट कर रहा है, और पूरे सिस्टम का मोमेंटम जिस जगह पर कंसंट्रेटेड है उस जगह को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। तो खाली मास कंसंट्रेटेड होता है उसको नहीं बोलते, पूरे सिस्टम का मोमेंटम जहां कंसंट्रेटेड होता है दैट प्लेस इज आल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो COM पर पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंसंट्रेटेड होता है। तो जिस जगह पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंसंट्रेटेड होता है दैट जगह इज आल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ मास की दो डेफिनेशन आ गई, जहां सारा मास कंसंट्रेटेड होता है, और दूसरी डेफिनेशन आ गई जहां सारा मोमेंटम कंसंट्रेटेड होता है। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालनी है तो एक एक इंडिविजुअल पार्टिकल का हम यहाँ पर रिजल्टेंट लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल मास करेंगे, हमारे पास वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा। प्रॉब्लम अभी हम एक साथ स्टार्ट करेंगे। अब दूसरे कंसेप्ट पर आते हैं। ये तो था वेलोसिटी का कंसेप्ट। दूसरा कंसेप्ट है एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अब इसके अंदर देखना क्या है, हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल के पास, हमारे सिस्टम में बहुत सारे पार्टिकल्स हैं इस तरीके से। इन पार्टिकल पर लगने वाली दो तरीके की फोर्सेस है। चलो दो तरीके की फोर्सेस में, एक मैं कैपिटल F से डिनोट कर रहा हूं। कैपिटल F1 इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 1, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल फोर्स ऑन पार्टिकल 1 एंड स्मॉल f इज इंटरनल फोर्स इंटरनल फोर्स मतलब वो फोर्स, ठीक है ना, जो पेयर में लेने पर कैंसिल आउट हो जाए, उस फोर्स को बोलेंगे हम इंटरनल फोर्स। सिमिलरली ये जो हमारा पार्टिकल 2 है, इस पार्टिकल, अच्छा इसका नाम F12 कर ले रहा है। पार्टिकल 2 पर लगने वाली ये फोर्स हो गई एक्सटर्नल फोर्स, और इसी तरीके से इधर की तरफ लगने वाली फोर्स हो गई F21, ये हो गई इंटरनल फोर्स। तो हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल दो फोर्सेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। इंटरनल फोर्स वो फोर्स जो पेयर में लेने पर, जो पेयर में कंसिडर करने पर कैंसल आउट हो जाए। सिमिलरली इन सब पार्टिकल पर इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। अब करना क्या है, हमें सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला नेट फोर्स तो निकालना ही है, एज वेल एज हमें सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालना है। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का, ACM निकालने का जो तरीका आ गया वो आ गया m1a1, यानी हर पार्टिकल का मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट लो, m2a2 एंड अप टू सो ऑन mnan डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस अप टू सो ऑन mn।
इसका मॉडिफिकेशन देखो, m1 m2 अप टू सो ऑन mn, ये हो गया सिस्टम का टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन इक्वल्स टू m1 a1 प्लस m2 a2 एंड अप टू सो ऑन mn an। अब ध्यान देना बेटा, अब ये थ्योरम अपने फाइनल वर्डिंग में आएगी। MACUM ये हो गया इस पूरे सिस्टम का मास इनटू एक्सेलरेशन, यानी इस पूरे सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स। तो दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन CUM या एक्टिंग ऑन सिस्टम इक्वल्स टू, अब m1 a1 हो गया पार्टिकल 1 का नेट फोर्स इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू फोर्सेस, एक्सटर्नल फोर्स एज वेल एज इंटरनल फोर्स। तो F1 प्लस स्मॉल f12, सिमिलरली F2 प्लस स्मॉल f21 एंड अप टू सो ऑन Fn प्लस स्मॉल f। अब क्या होगा, ये जितनी इंटरनल फोर्सेस हैं ये सारी की सारी एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाएंगी। तो एज इंटरनल फोर्सेस गेट्स कैंसिल आउट, तो जैसे ही इंटरनल फोर्सेस गेट्स कैंसिल आउट, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास हमारे पास आ जाएगा इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन सिस्टम ऑफ पार्टिकल। तो हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल, क्योंकि इंटरनल कैंसिल आउट हो जाती है, ठीक है ना, तो हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर अगर बहुत सारी फोर्सेस लग रही हैं तो उन सब फोर्सेस का अगर हम रिजल्टेंट लें जिसमें इंटरनल कैंसिल आउट हो जाएगा और जो बचेगा यानी एक्सटर्नल फोर्स ही सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगता हुआ हमारा फाइनल फोर्स होता है। तो अगर हमारे सिस्टम के ऊपर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फोर्सेस लग रहे हैं और हम सिस्टम बाउंड्री बनाए तो इंटरनल तो कैंसिल आउट हो जाएगा और जो नेट फोर्स बचेगा एक्सटर्नल फोर्स वो सेंटर ऑफ मास के ऊपर लगता हुआ माना जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास की तीसरी डेफिनेशन आई। पहली क्या थी, सेंटर ऑफ मास वो जगह होती है जहां सिस्टम का सारा मास कंसंट्रेटेड होता है। दूसरी वो जगह आई जहां सारा मोमेंटम कंसंट्रेटेड होता है। तीसरी वो जगह आई जहां सिस्टम की सारी फोर्स कंसंट्रेटेड होती है। कौन सी, एक्सटर्नल वाली, क्योंकि इंटरनल तो हो जाती है कैंसिल आउट। तो जहां सिस्टम की सारी एक्सटर्नल फोर्स कंसंट्रेटेड होती है दैट जगह इज आल्सो कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो CUM वो जगह होती है जहां सिस्टम का सारा फोर्स इंटरनल प्लस एक्सटर्नल, हाँ ये अलग बात है, इंटरनल कैंसिल आउट हो गया, सारा फोर्स कंसंट्रेटेड होता है। अब आती है प्रॉब्लम की बारी, ठीक है ना, कि प्रॉब्लम इसमें कैसे कैसे होते हैं। अब धीरे धीरे पहले आसान प्रॉब्लम लेंगे फिर मैं मुश्किल करते चले जाऊंगा। तो आप देखना, सबसे पहले आसान सा टास्क लेते हैं। इस आसान से टास्क में हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड वेलोसिटी के और स्ट्रेट फॉरवर्ड एक्सेलरेशन के प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। फिर दोनों की हम मिक्सिंग करेंगे, ठीक है ना, और मिक्सिंग के बाद का प्रॉब्लम हम देखेंगे। देखो अब सबसे पहला एग्जांपल हमारा ये है, दो पार्टिकल्स है हमारे पास, एक एरा और एक एरा। इस पार्टिकल का मास 1 kg है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम है, नीट में इस तरीके का भी आ जाता है, इसलिए ऐसे प्रॉब्लम भी आपको करने चाहिए। ये इधर चल रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी 2i प्लस j माइनस k, एंड ये इधर कहीं जा रहा है विद सर्टेन वेलोसिटी i माइनस j एंड प्लस k। फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो हमें वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है, स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है, तो वेक्टर यूज करना पड़ेगा। तो VCUM का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा m1u1 प्लस m2u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो सिंप्लीफाई करोगे तो VCUM का वैल्यू मेरे पास आ जाएगा m1u1, m1 हो गया 1, u1 ये हो गया, तो 2i कैप प्लस j कैप माइनस k कैप प्लस m2u2 के लिए आपको इसका मास और इसका वेलोसिटी लेना पड़ेगा, तो 2i माइनस 2j एंड प्लस 2k, और ओवरऑल में डिवाइड में आ जाएगा m1 प्लस m2 एंड 2 और 1 3 बन जाएगा। अब वेलोसिटी ऑफ CUM आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये रिजल्ट मिलेगा। अब आप इसको ऐड करो तो ये बना 4 i कैप और नेक्स्ट आ गया माइनस j कैप और लास्ट आ गया बेटा अपने पास प्लस k कैप डिवाइडेड बाय 3। तो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू। तो मेरे ख्याल से इससे आसान सस्ता सुंदर टिकाऊ दूसरा प्रॉब्लम तो मिलेगा नहीं, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड हो गया। और देखते हैं अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल ये, इस एग्जांपल में आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। सिस्टम ऐसा दे रखा है, ये 1 kg, ये वो पुराने प्रॉब्लम है लॉज ऑफ मोशन वाले, जब शुरू में आपने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो 1 kg एंड 2 kg का दो पार्टिकल दे रखा है, फोर्स इस पे इधर 10 न्यूटन का लगाया गया, ठीक है। वी हैव टू फाइंड आउट एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब इसे निकालने के मैं आपको दो तरीके सिखाऊंगा, ठीक है ना। ये दोनों तरीके क्या क्या रहेंगे आप गौर से ऑब्जर्व करना। देखना, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने का पहला मेथड, इस
इसमें हम एक एक पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालेंगे और निकालने के बाद इंडिविजुअल पार्टिकल का फॉर्मूला यूज कर लेंगे m1a1 प्लस m2a2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। फिर मैं फोर्स कंसेप्ट से सिखाऊंगा, डायरेक्ट कंसेप्ट से सिखाऊंगा। तो दोनों मेथड यहाँ ट्रांसपेरेंट रहेंगे, पैरेलल रहेंगे। देखना, तो सबसे पहले इस पे मैंने टेंशन लगाई, यहाँ मैंने टेंशन लगाई, ठीक है ना। दोनों का एक्सेलरेशन a था। मैंने क्या किया, सिस्टम बाउंड्री बनाया, जैसे लॉज ऑफ मोशन में चले थे, ये कैंसिल किया और मैंने a का वैल्यू निकाला। तो मेथड नंबर 1, इसमें हम लोग इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालने के बाद सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो फिर हम दोनों चीजों को कंपेयर करेंगे 2-3 अलग अलग सवालों में। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट से हम फाइनली सवाल को करना शुरू करेंगे। तो आप देखते जाना, थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी। तो मेथड नंबर 1 में अब सबसे पहले मैंने कंबाइन करके सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाला। तो चलाने वाला हो गया 10, रोकने वाला कोई नहीं, मास हो गया टोटल 3 इंटू ए। तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक्सेलरेशन आ गया 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये इसकी स्टेप नंबर 1 हो गई। स्टेप नंबर 2 में अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया और फॉर्मूला हमारा हो गया m1a1 प्लस m2a2। वेक्टर की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि एक ही एक्सिस की तरफ मोशन है, तो हम डायरेक्ट कर लेंगे m1 प्लस m2। हाँ, वेक्टर तब यूज करेंगे जब मोर देन 1 एक्सिस मोशन होगा। तो एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का वैल्यू मेरे पास आ गया m1a1, m1 हो गया 1, a1 की जगह a आ गया, m2 हो गया 2, a2 की जगह मेरे पास आ गया a डिवाइडेड बाय 3। तो फाइनली मेरे पास आ गया 3a डिवाइडेड बाय 3, यानी आंसर भी a आ गया। मतलब इसमें गौर करने वाली बात ये है कि जो सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वही सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आ रहा है, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू 10/3 आ रही है। तो इस सिचुएशन में ये पता चला कि जो हमारे सिस्टम ऑफ पार्टिकल का एक्सेलरेशन है वही हमारे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन है। तो ऐसा क्यों है? तो इस तरीके का रिजल्ट यहाँ क्यों डेवलप हो रहा है और कब तक डेवलप होगा, इसके लिए अब हम मेथड 2 देखते हैं। मेथड 2 क्या है कि हम इस सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स लेते हैं और वो नेट फोर्स हम सेंटर ऑफ मास पे लगा देते हैं। तो अगर मैं 1 और 2 kg के ऊपर, मेथड नंबर 2 फोर्स मेथड, अगर मैं सिस्टम पर लगने वाला नेट फोर्स देखूं तो ये नेट फोर्स में आप देखना, ये टी और टी वेक्टर फॉर्म में एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए, क्योंकि ये प्लस आई कैप है, ये माइनस आई कैप है, तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर गए। तो सिस्टम पर या सेंटर ऑफ मास पर, ये रहा जैसे इन दोनों का सेंटर ऑफ मास, तो इस सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला अगर आप फोर्स चेक करोगे तो एफ इधर आया, टी इधर आया और एक टी इधर आया। इस टी ने इस टी को कैंसिल कर दिया, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास इज सिंपली इक्वल्स टू एफ एंड एफ का वैल्यू इज 10 न्यूटन, ठीक है ना। तो अब अगर हमें एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालना है तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास डिवाइडेड बाय मास ऑफ सिस्टम किया मैंने, जो कि बेसिक रूल है। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास इज 10 एंड मास ऑफ सिस्टम इज 3। आंसर आ गया मेरे पास 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। तो हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम सिस्टम पर लगने वाली नेट फोर्स से सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन निकालें या हम इंडिविजुअल पार्टिकल से निकालें। अब जरा कंपेयर करो तो इस सिचुएशन में जो यहाँ आया वही रिजल्ट यहाँ आया, रिजल्ट दोनों सेम आया, बट इसमें थोड़ा टाइम लगा, उसमें जल्दी आ गया हमारे पास। तो ऐसा कौन सा तरीका है, कब हम ये तरीका लगाएं, कब हम ये तरीका लगाएं, तो ये हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा। ये सिलेक्ट करने के लिए हमें 1-2 सवाल और लेने पड़ेंगे। अब यही सेम प्रॉब्लम हम यहाँ करते हैं। अब इस सेम प्रॉब्लम को जब आप यहाँ पर देखोगे तो आपका ओवरव्यू इसमें क्लियर हो जाएगा। ये 1 kg हो गया और इधर मेरे पास 2 kg आ गया। इधर लगने वाला अब फोर्स F तो मैंने लगाया नहीं, F की जगह मैंने 20 न्यूटन ले लिया, ठीक है ना। ऊपर मैंने टेंशन लगा दिया एज यूजुअल, इधर मैंने टेंशन लगा दिया। अब सिस्टम का ये पार्टिकल और ये पार्टिकल के एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है ना। तो पहला काम ये करते हैं कि हम इंडिविजुअल पार्टिकल का एक्सेलरेशन निकालते हैं, फिर सेंटर ऑफ मास के एक्सेलरेशन के लिए m1a1 m2a2 लगा देंगे। तो मैं इसे मेथड नंबर 1 से चला रहा हूँ, इंडिविजुअल पार्टिकल से, ठीक है ना। सिस्टम ऑफ पार्टिकल भी बोल सकते हो आप इसको। सिस्टम बाउंड्री लिया, टी से टी का कैंसिल आउट हो गया, चलाने वाला बचा 20, तो रोकने वाला यहाँ पर कोई है नहीं, तो -0 इक्वल्स टू 3 है। तो ए का मैग्नीट्यूड आ गया 20/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आया मेरे पास पार्टिकल का एक्सेलरेशन। अब सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन, तो ACM की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो ACM की वैल्यू के लिए फॉर्मूला लगाया मैंने m1a1 प्लस m2a2 बाय में m1 प्लस m2। अच्छा, वेक्टर लगाना पड़ेगा क्योंकि एक जा रहा है पार्टिकल, ये इसको वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखोगे तो ये क्वेश्चन में गिवन होगा, ये एक्स एक्सिस है एंड ये वाई एक्सिस है। तो वेक्टर फॉर्म में देखोगे तो एक जा रहा है नेगेटिव वाई एक्सिस पर और एक जा रहा है हमारा एक्स एक्सिस पर, तो दोनों का वेक्टर अलग अलग है। तो सिंप्लीफाई करें तो m1 हम उसको ले लेते हैं, m2 हम इसको ले लेते हैं। तो m1 का वैल्यू हो गया 1 इंटू a1 की जगह आ गया मेरे पास a, मैग्नीट्यूड में बाद में डालूंगा आई कैप, प्लस m2 की जगह मेरे पास आ गया 2, a2 की जगह आ गया मेरे पास -a और वेक्टर में आ गया j कैप डिवाइडेड बाय 3। अब देखो जरा गौर करो, तो ACM का वैल्यू a/3 तो आ गया बाहर,
आई कैप माइनस 2 जे कैप बच गया अंदर। तो क्या अब एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पार्टिकल के एक्सेलरेशन के बराबर है? नहीं है। तो ऐसा तब तक था, ठीक, क्यों नहीं है इसका जवाब आपको आगे मिलेगा, मैं दे दूंगा तो फिर मजा खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बस हमें एक ही वैल्यू डालनी है विच इज सम 20/3। तो फाइनली रिजल्ट आ गया मेरे पास 20/9 टाइम्स आई कैप माइनस 2 जे कैप। मैथड नंबर 2 पर आते हैं, फोर्स कंसेप्ट पर। अब फोर्स कंसेप्ट पर आप आओगे, आपको आइडिया लग जाएगा। अब जरा चेक करो, ये टी और ये टी वेक्टर फॉर्म में एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं कर रहे, तो ये सिस्टम के इंटरनल फोर्सेस नहीं बन पाएंगे। तो अब अगर हम सेंटर ऑफ मास पर लगने वाला फोर्स देखें, तो एक तो उस पार्टिकल का टी आ गया इधर की तरफ, एक इस पार्टिकल का टी आ गया ऊपर की तरफ, और एक नीचे की तरफ हमारे पास mg आ गया विच इज 20 न्यूटन। अब अगर आप यहां से सिस्टम ऑफ पार्टिकल से एक्सेलरेशन निकालोगे सेंटर ऑफ मास का, तो बड़ा लेंदी पड़ जाएगा आपको निकालना, क्योंकि आपको पहले टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ठीक है ना, उसके बाद आपके पास इसका एक्सेलरेशन आएगा। कोई बात नहीं, निकालते हैं। तो अगर हम पहले फोर्स देखें, तो सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर लगने वाला या नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास मेरे पास हो गया, वेक्टर लगाते हैं, वो हो गया टी आई कैप प्लस टी माइनस 20 जे कैप। तो देख रहे हो ना, इसके लिए पहले आपको टी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। जब तक आपके पास टी नहीं आएगा सवाल नहीं बनेगा। तो एक काम करते हैं, वो टी यहीं लिख लेते हैं। जब हमने ए निकाल लिया तो टी भी निकाल लेते हैं। टी इससे निकाल लेते हैं, आसान पड़ेगा, 1 into a, यानी टी का वैल्यू इज ऑल्सो 20/3 न्यूटन। अब चलते हैं, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 20/3 आई कैप प्लस 20/3 माइनस 20 जे कैप। तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास इज इक्वल्स टू 20/3 आई कैप। यहां पर बचा माइनस का 2 into 20/3 जे कैप। अब हमें चाहिए एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। उसके लिए हम सिस्टम के मास से इसको डिवाइड कर देंगे, एंड सिस्टम का मास हमारे पास अवेलेबल है, इसमें से कॉमन हो गया 20/3, अंदर बच गया आई माइनस 2j। ओके, अब हम सिस्टम के मास से डिवाइड करेंगे, सिस्टम का मास हो गया 3। तो आप चेक करो, आंसर यहाँ भी वही आया, यहाँ भी वही आया, बट यहाँ ज्यादा डिफिकल्टी हो गई क्योंकि हमें टेंशन निकालनी पड़ी। तो अब समरी क्या है? समरी है इसमें और पिछले सवाल में अंतर क्या था। पिछले सवाल में आप देखो तो ये बड़ी जल्दी आ गया था, और इस सवाल में ये तरीका लगाने में हालत खराब हो गई, ठीक है ना। तो क्यों अंतर क्या था? क्योंकि इसमें टेंशन वेक्टर फॉर्म में कैंसिल नहीं हुआ, क्योंकि इसका इंटरनल फोर्स नहीं था। तो इंटरनल फोर्स वो फोर्स होता है जो वेक्टर फॉर्म में एक दूसरे को कैंसिल आउट करे, जिसके वेक्टर्स इक्वल और अपोजिट हो, ठीक है ना। एक इधर लग रहा हो तो एक इधर लग रहा हो ऑलवेज। तो ऐसा इंटरनल फोर्स होता है, अगर वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर जाता है तो सिस्टम पर लगने वाला फोर्स सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल बचता है, और आंसर बड़े आराम से एक लाइन के अंदर आ जाता है। बट अगर इंटरनल फोर्सेस ये कैंसिल आउट नहीं होते वेक्टर नोटेशन में, तो ऐसे सिचुएशन में फोर्स कांसेप्ट से आंसर निकालना मुश्किल पड़ जाता है। तो फिर सिस्टम ऑफ पार्टिकल से आंसर निकालना आसान होता है, तो हम सिस्टम ऑफ पार्टिकल का कांसेप्ट यूज कर लेते हैं। तो अब सवाल ये, तो सवाल हमारे दो तरीके के होंगे, एक वो जिनमें इंटरनल फोर्सेस कैंसिल आउट होंगे, एक वो जिनमें नहीं होंगे, ठीक है ना। जिनमें नहीं होंगे उनमें तो आप इंडिविजुअल पार्टिकल से सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालो, और जिनमें हो जाए तो उनमें सिस्टम लेकर के सीधे सीधे एक्सटर्नल फोर्स डिवाइडेड बाय मास करके एक्सेलरेशन निकालो। अब इसी चीज को करने के लिए हम 2-3 सवाल उठाते हैं, जैसे प्रॉब्लम ये रहा। अब आपको समझ आ जाएगा कि हाँ यार इसमें चल क्या रहा था। ये वही सिंपल है, बट आप देखो इनका शक्ल सूरत बदल गया और ये प्रॉब्लम अच्छे प्रॉब्लम बन गए। ये 3 kg का ब्लॉक है, ये 2 kg का ब्लॉक है, और हमसे क्वेश्चन करा गया फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ACM निकालो, जो तरीका आए उस तरीके से निकालो, या तो पार्टिकल्स के एक्सेलरेशन लेकर के निकालो या सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स लेकर के निकालो। तो पहला काम हम फोर्स लगाएंगे, तब हमें आइडिया लगेगा हम कौन सा मेथड यूज करें। तो नीचे आ गया 30 न्यूटन, ऊपर आ गया T, इधर आ गया 20 न्यूटन, इधर आ गया T। तो अब अगर सिस्टम ऑफ पार्टिकल या सेंटर ऑफ मास पर लगने वाली नेट फोर्स देखेंगे तो हो जाएगी 30 प्लस 20, और ऊपर की तरफ बचेगा माइनस 2T, यानी सेंटर ऑफ मास के ऊपर ये फोर्स भी बचेगा, ये कैंसिल आउट नहीं होगा। तो अगर हम फोर्स कंसेप्ट से निकालेंगे तो ऐसे में हमें पहले T निकालना पड़ेगा, सवाल लेंथी हो जाएगा, आगे करने में हमें दिक्कत आएगी। तो बेस्ट क्या है कि आप सिस्टम ऑफ पार्टिकल पकड़ो, उससे इसको सॉल्व कर दो। तो अब सिस्टम ऑफ पार्टिकल लेते हैं, इन दोनों को हमने लिया पेयर में, ये इधर आया, ये इधर आया। अब सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं। तो सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालने के लिए चलाने वाला माइनस रोकने वाला डिवाइडेड बाय टोटल मास, तो आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं पार्टिकल के एक्सेलरेशन से, तो वो आ गया m1a1 m2a2 बाई m1 प्लस m2। तो ACM का वैल्यू अगर मैं निकालूं तो m1 हो गया हमारे पास 2a j कैप। ओके, नेक्स्ट माइनस 3a j कैप डिवाइडेड बाय 5, आंसर में बचा माइनस a बाय 5 j कैप। लास्ट में सब्स्टिट्यूट कर दो a का वैल्यू विच इज 2, तो आंसर आ गया माइनस 2/5 j कैप इज एक्सेलरेशन ऑफ
सेंटर ऑफ मास। तो इसमें क्योंकि टी वेक्टर फॉर्म में कैंसिल नहीं हुआ इसलिए मैंने सिस्टम ऑफ पार्टिकल से निकाला। अब आप अगला एग्जांपल देखना। नेक्स्ट एग्जांपल है ये। अब ये स्प्रिंग मास सिस्टम में यहां पर बना रहा हूं, इसमें फोर्स लगा दी F1 की 20 न्यूटन, इस पे फोर्स लगा दी F2 की 10 न्यूटन, ठीक है ना। अब मेरे को निकालना है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। ठीक, अब जरा देखना। अब सबसे पहले मैंने फोर्स लगाई और वो फोर्स मैंने स्प्रिंग की लगाई, इधर kx और इधर kx। चेक करो पेयर में लेने पर ये फोर्स एक दूसरे को वेक्टर फॉर्म में कैंसिल आउट कर जाएगी, यानी ये सिस्टम की इंटरनल फोर्स होगी। अगर ये सिस्टम की इंटरनल फोर्स हो गई तो फिर तो भाई मैंने COM लोकेट किया और COM पर लगने वाला दोनों फोर्स दिखा दिया, इधर हो गया 20 न्यूटन और इधर हो गया 10 न्यूटन। अब मैंने फोर्स कंसेप्ट पकड़ा, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास लिया, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन सेंटर ऑफ मास मेरे पास आ गया 20 माइनस 10 यानी 10, और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास आ गया 10 डिवाइडेड बाय टोटल मास हो गया मेरे पास 5, आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना जल्दी कितना आसानी से आ गया, पर ऐसा इसलिए आया क्योंकि kx एक दूसरे को कैंसिल कर गया। अब यही ऐसे लगे हुए होते, m इधर है और 3m इधर है और स्प्रिंग यूं करके कनेक्टेड है, तो फिर kx कैंसिल नहीं होता, फिर हम पार्टिकल से चलते हैं। तो अगर हम इसे मेथड नंबर 2 से करना चाहें तो कैसे करेंगे? तो फ्रॉम सिस्टम ऑफ पार्टिकल, आंसर तो उससे भी यही आएगा पर देर से आएगा। देखना, इसी का आइडिया लगाने के लिए मैंने आपको इतनी रिसर्च करवाई, ठीक है ना। अब देखो सिस्टम ऑफ पार्टिकल से अगर हम चले तो यहां पर है 3 kg, यहां पर है 2 kg, इस पर लग रहा है 20 न्यूटन एंड kx मैंने लगाई दिया था, इधर मैंने kx लगा दिया एंड इधर मैंने लगा दिया 10 न्यूटन। ओके, मैंने मान लिया ये इधर जा रहा है A1 से, मैंने मान लिया ये इधर जा रहा है A2 से, क्योंकि पता तो था नहीं, सही लिया होगा तो पॉजिटिव आएगा, गलत लेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा। तो पहले हम A1 निकालते हैं। A1 निकालने के लिए इक्वेशन बनी 20 माइनस kx इक्वल्स टू 3A1। A1 का वैल्यू आया 20 माइनस kx बाई 3। सिमिलरली अब हम इधर से A2 निकालते हैं, तो A2 निकालोगे तो इक्वेशन बनेगी kx माइनस 10 बाई 2। तो A1 आ गया, A2 आ गया। अब हम एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालते हैं, m1 A1, एक ही एक्सेस है इसलिए वेक्टर की जरूरत नहीं है, बाई में m1 प्लस m2। तो ACM का वैल्यू m1 A1, m1 हो गया बेटा अपने पास 2, सॉरी m1 हो गया हमारे पास 3 एंड A1 की जगह मेरे पास आ गया 20 माइनस kx बाई 3 प्लस m2 की जगह मेरे पास आ गया, तो m2 की जगह मेरे पास आ गया, आप चेक करना 2, और A2 की जगह मेरे पास आ गया kx माइनस 10 बाई 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 यानी सिस्टम का टोटल मास विच इज 5। 3 3 गया, 2 2 गया, kx और kx गया, आंसर आ गया 20 माइनस 10 बाय 5 यानी 10 बाय 5 यानी 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आप बताओ किससे जल्दी आया? तो उस फर्स्ट वाले फोर्स कंसेप्ट से जल्दी आ गया। क्यों जल्दी आ गया? क्योंकि इंटरनल फोर्सेस थे वो कैंसिल आउट हो गए, तो जो एक्सटर्नल बचा डिवाइडेड बाय मास करके हमारे पास एक्सेलरेशन आ गया। तो अब समझ आ गया कैसे निकालना सेंटर ऑफ मास। अब इसी तरीके का एक प्रॉब्लम और लेते हैं, जैसे अब ये एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल ये है कि सेम स्प्रिंग मास सिस्टम है। अब ये थोड़ा सा लेंदी एग्जाम्पल है बट ठीक है, इतना तो कराता ही हूं मैं। तो ये 5 kg है एंड ये 3 kg है। इस पे लगने वाला फोर्स आगे की तरफ है विच इज 20 न्यूटन एंड इस पे लगने वाला फोर्स पीछे की तरफ है विच इज 12 न्यूटन। इनिशियली इस पार्टिकल का वेलोसिटी 0 था एंड इनिशियली ये पार्टिकल भी रेस्ट पर था। अब हमें फाइंड करना है। अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन हो गया, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर टाइम 2 सेकंड। तो 2 सेकंड के बाद वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल करके हमें देना है। अब स्ट्रैटेजी क्या रहेगी? पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे, ठीक है ना, फिर हम इनिशियल वेलोसिटी निकालेंगे, फिर हम काइनेमेटिक्स यूज करते हुए वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालेंगे। अब प्रोसेस देखो, हमने फटाफट से फोर्सेस लगाई। अब तो इंटरनल का पता है ना, अब आपको तरीके पता है कि कौन से रास्ते से हमने एक्सेलरेशन को पकड़ना है। मेरे को पता है कि एक्स के एक्स कट जाएगा, तो मैं तो इसमें सीधे सीधे ये निकाल करके डायरेक्ट में ACM निकाल दूंगा, ठीक है ना। तो मैंने सिस्टम का एक्सेलरेशन या ऐसे बोला जाए सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन डायरेक्ट निकाल लेना है फोर्स कंसेप्ट से। तो पहली स्टेप एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास निकाल लेते हैं। तो ये हो गया F एक्सटर्नल बाय टोटल मास। F एक्सटर्नल में बचा 20 माइनस 12 मतलब 8 डिवाइडेड बाय टोटल मास में आ गया 8 मतलब बचा 1 न्यूटन, सॉरी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब दूसरी स्टेप इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये भी बहुत जरूरी है। इनिशियल इसके लिए भी हमें वेक्टर की कोई जरूरत नहीं है, ये फॉर्मूला चलेगा m1 u1 प्लस m2 u2 बाय में m1 प्लस m2,
क्योंकि दोनों की इनिशियल वेलोसिटी 0 दे रखी थी, इसलिए इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास 0 हो गया। अब वेलोसिटी निकालने के लिए फर्स्ट इक्वेशन चलाई u प्लस at, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की निकालनी है तो सब में सफिक्स m जाएगा। ठीक, अब हम इसको कैलकुलेट करते हैं। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास आ गया इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज 0 प्लस एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज 1 इनटू टाइम। टाइम का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 2 सेकंड दे रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मेरे पास आ गया 2 यूनिट आ गया मीटर पर सेकंड। आपने देखा ये था प्रॉपर तरीका सेंटर ऑफ मास के प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। एक और सवाल मैं आपको दिखाता हूं, जैसे अब आप ये एग्जांपल देखो। इस एग्जांपल में 2 kg एंड इधर है मेरे पास 3 kg। इस पे फोर्स मैंने इधर लगाया और ये फोर्स है मेरे पास 20 न्यूटन का, एंड इस पे फोर्स मैंने F2 इधर लगाया, ये है 5 न्यूटन का। इनकी वेलोसिटीज ऐसे दे रखी हैं, ये u1 दे रखा है और इस u1 का वैल्यू 2 मीटर पर सेकंड दे रखा है, एंड इसका u2 मेरे को इधर साइड दे रखा है और इसका वैल्यू भी हमारे पास है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब दोनों का वेलोसिटी सेम था। ओके, फाइंड आउट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आफ्टर 1 सेकंड। अब ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम तैयार हुआ। ये काफी अच्छा प्रॉब्लम है, कोई भी मेडिकल वाला देख के बेचारे का हार्ट फेल हो जाए कि यार इतना लंबा प्रॉब्लम कैसे कर लेंगे। तो अब हम अपनी टेक्निक को इतना रिफाइन कर चुके हैं कि हमारा प्रॉब्लम सिर्फ 3 स्टेप के अंदर खत्म हो जाएगा। अब देखो, स्प्रिंग फोर्स लगाई, इधर आ गया kx, इधर आ गया मेरे पास kx, ये इसका सेंटर ऑफ मास हो गया और इस पे लगने वाला kx और kx कैंसिल हो गया और जो बचा वो एक्सटर्नल बचा, और एक्सटर्नल में हमारे पास F1 और F2 का डिफरेंस बचा विच इज 20 - 5 यानी 15 न्यूटन। तो पहली स्टेप तो हमारी अब डायरेक्ट हो गई, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल्स टू F एक्सटर्नल बाय m। F एक्सटर्नल की वैल्यू मेरे पास होगी 15 बाय m की वैल्यू मेरे पास होगी 3 × 5, आंसर आ गया मेरे पास 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक चीज़ और, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विच इज इक्वल्स टू m1u1 मैंने किया तो 4 हो गया, प्लस इसलिए क्योंकि ये u2 भी आगे की तरफ है, m2u2 ये हो गया 6 डिवाइडेड बाय m1 + m2 विच इज 5। ये आंसर आ गया 2 मीटर पर सेकंड। अब देख रहे हो कितनी स्पीड में सवाल खत्म हुआ है। तो मेरे ख्याल से अब तो बढ़िया से समझ आ गया होगा कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकालने के मेथड प्रॉपर क्या होते हैं। अब थर्ड स्टेप पर आते हैं, वो होगा फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास निकालोगे तो आंसर आएगा UCM प्लस ACMT। UCM की वैल्यू होगी मेरे पास 2, ACM की वैल्यू मेरे पास 3 और टाइम जो यहाँ पर लग रहा है उस टाइम की वैल्यू 1 दे रखी है, तो आंसर आ जाएगा मेरे पास 5 यूनिट आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो ये था आपका लेक्चर मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास का, जिसके अंदर हम लोगों ने बढ़िया से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सीखा। अब नेक्स्ट लेक्चर इसी पे बेस्ड आइसोलेटेड सिस्टम के कंसेप्ट सिखाऊंगा, वो और आपका बिल्कुल लेक्चर बिल्कुल बढ़िया कर देगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।